गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आए हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो यूपी टेट और सी टेट दोनों के लिए है। जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं और जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। आज का जो हमारा क्वेश्चन दिया गया पहला वो है कि समास का है। तो समास का सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं, किन शब्दों से मिलकर बना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। समास जो है दो शब्दों से मिलकर बना, सम प्लस आस। सम का क्या अर्थ होता है और आस का क्या अर्थ होता है। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त। सम का क्या अर्थ होता है संक्षिप्त। और आस का क्या अर्थ होता है कथनीय शब्द। क्या अर्थ होता है कथनीय शब्द। इसका अगर हम अर्थ देखें पूरा मिला के तो होगा संक्षिप्त कथनीय शब्द। परिभाषा की बात कर लें हम तो परिभाषा इसकी होगी दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए जो सार्थक शब्द बनते हैं उसे क्या कहेंगे, हम समास कहेंगे। तो चलिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसे हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि लोकप्रिय शब्द में समास है। क्या पूछा गया है, पूछा गया है इसमें कि लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास है। ऑप्शन दिए गए हैं तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और तो हम लोग इसका जो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय और बहुव्रीहि, तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास होगा। अब हम लोग तत्पुरुष समास की डिफिनेशन देखते हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसका जो उत्तर पद मतलब बाद वाला जो पद होता है वो प्रधान होता है। इसमें जो कारक चिन्ह दिए गए होते हैं वो विलुप्त होते हैं। जैसे हो गया राजकुमार तो राजा का कुमार, ठीक, इसमें का जो होगा वो लोप हो जाएगा तो हमारा जो हो जाएगा राजकुमार हो जाएगा। अगर दिया गया है धर्म ग्रंथ तो धर्म का ग्रंथ, इसमें का लोप हो गया। तो तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 6। तो जो ये लोकप्रिय शब्द दिया गया है ये तत्पुरुष समास के अधिकरण तत्पुरुष समास का है। इसका जो अगर हम लोग विग्रह करें तो होगा, इसका विग्रह करें तो क्या होगा, लोक में प्रिय। क्या होगा, लोक में प्रिय। तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। अगर यहाँ पर केवल तत्पुरुष पूछा गया तो हम लोग तो यही लगा देंगे तत्पुरुष समास। लेकिन अगर ये आ जाता कि ये तत्पुरुष समास ना देकर ये दिया होता अधिकरण तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव या संबंध तत्पुरुष, तो इसमें से पूछा गया तो हमारा होता अधिकरण तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विराम का क्या अर्थ है, इसमें पूछा गया है कि विराम का क्या अर्थ है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग। राम के वियोग में विश्राम या आराम, बिछुड़ना या व्यंजन। तो विराम मतलब होता है रुकाव या रुकना या ठहरना। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन वैसे ही हम लोग को देख सकते हैं कि राम का वियोग ये तो कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ, और बिछुड़ना भी नहीं है, व्यंजन का कोई मतलब ही नहीं है, व्यंजन शब्द कुछ दिया ही नहीं गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चरण कमल बंधो हरिराई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। दोबारा पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। चरण कमल बंधो हरिराई में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इसका ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार और अति संयोक्ति अलंकार। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुंदर कपोत के जोड़े जब बागों में राह दिखाते थे, मन बहक बहक ही जाता था, सृष्टि का पाठ पढ़ाते थे। फिर से पढ़ते हैं हम लोग। सुंदर कपोत के जोड़े जब बागों में राह दिखाते थे, मन बहक बहक ही जाता था, सृष्टि का पाठ पढ़ाते। इस कविता में तुकांत पूछा गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का चरम लक्ष्य शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास है। क्वेश्चन हमारा दिया गया है शिक्षा का चरम लक्ष्य शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास है। ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ये हमें ध्यान देना है कि क्या पूछा गया है, असत्य पूछा गया ना कि सत्य पूछा गया है। और नहीं और हाँ नहीं वाला भी आप लोग ध्यान से पढ़ें, क्योंकि बहुत बारी हमारे क्वेश्चंस इसी में गलत हो जाते हैं। नहीं दिया गया होता है और हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं और हमारे क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो इसमें असत्य पूछा गया है। तो ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पाठचर्या विद्यालय द्वारा बालक को प्रदत्त अनुभवों का कुल योग्य है। पाठचर्या में विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय अथवा पाठ्यक्रम सम्मिलित होते हैं। पाठचर्या में शिक्षार्थी के अधिगम में समृद्धि के लिए विद्यालय द्वारा आयोजित अन्य क्रियाकलाप भी शामिल है। विद्यालय पाठचर्या के एक अंग के रूप में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा विद्यालय पाठचर्या के एक अंग के रूप में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है। क्योंकि यहाँ असत्य पूछा गया तो ये हमारा असत्य है और बाकी जो तीनों दिए गए हैं ये क्या है, सत्य हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विद्यालय आने से पूर्व
क्या दिया गया है? विद्यालय आने से पूर्व बालक। पहला ऑप्शन मौखिक भाषा का अर्जन कर लेते हैं, दूसरा ऑप्शन लिखित भाषा का अर्जन कर लेते हैं, और तीसरा ऑप्शन है लिखित एवं मौखिक दोनों भाषा का अर्जन कर लेते हैं। चौथा ऑप्शन जो हमारा दिया गया है वो है व्याकरणीय भाषा का अर्जन कर लेते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा विद्यालय आने से पूर्व बालक जो होते हैं वो क्या करते हैं? मौखिक भाषा का अर्जन कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने माता पिता या आप लोग सबसे पहले वो बच्चे लिखना थोड़ी सीख लेंगे, ना ही पढ़ना सीख लेते हैं, सबसे पहले बोलना ही तो सीखते हैं। मम्मी पापा, दादी दादा और जो घर में और होते हैं जैसे बुआ हो गई और कई सदस्य होते हैं घर में, तो उनसे सबसे बोलना ही सीखता है बच्चा सबसे पहले, तो मौखिक क्रिया ही तो सीखता है विद्यालय आने से पहले। तो हमारा जो राइट आंसर होगा मौखिक भाषा का अर्जन कर लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है। क्या पूछा गया है कि मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन क्या है? शिक्षार्थियों की प्रगति के बारे में कभी कभी निर्णय, ये तो नहीं हो सकता। शिक्षार्थी की प्रगति के बारे में निरंतर निर्णय, शिक्षार्थी की प्रगति के बारे में कभी निर्णय नहीं। शिक्षार्थी की प्रगति के बारे में कभी निर्णय नहीं, तो हम पढ़ चुके हैं। शिक्षार्थी की प्रगति के बारे में नकारात्मक निर्णय, तो ये हमारा जो कभी कभी निर्णय ये मूल्यांकन का नहीं हो सकता है। निरंतर ये देखते हैं, हो सकता है सही हो ये। चौथा नंबर, तीसरा नंबर क्या है? शिक्षार्थी की प्रगति के बारे में कभी निर्णय नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तीसरा भी हमारा गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। शिक्षार्थी की प्रगति के नकारात्मक है तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया है ये क्या है? हमारा राइट आंसर है। क्या है? राइट आंसर। ठीक, आगे, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? इसमें पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो पहला दिया गया 6, दूसरा 9, 8 और 7। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 8। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि 8 भेद कौन कौन से। ठीक, चलिए, पहला कौन सा है? पहला है विधानार्थक वाक्य। कौन सा है? विधानार्थक वाक्य। पहला कौन सा है? विधानार्थक वाक्य। दूसरा है निषेधार्थक, मतलब नकारात्मक ही जिसे हम बोलते हैं, निषेधार्थक वाक्य। तीसरा है आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। कौन सा है तीसरा? आज्ञार्थक वाक्य। चौथा देखते हैं हम लोग, प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा? प्रश्नवाचक वाक्य। फिर पांचवा हमारा दिया गया इच्छावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। छठा दिया गया संदेहवाचक वाक्य। सातवां हमारा दिया गया है विस्मयबोधक वाक्य, विस्मयबोधक वाक्य। और आठवां है संकेतार्थक या संकेतवाचक वाक्य। ठीक, ये हमारे 8 हो गए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर था क्या था? क्वेश्चन नंबर राइट आंसर इसका जो था वो सी था, ऑप्शन नंबर सी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आप का अर्थ व्यक्त नहीं करता है? कौन सा? क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आप का अर्थ व्यक्त नहीं करता है? पहला है छवि, दूसरा इज्जत, तीसरा चमक और चौथा कौन सा है? आदेश। आपका जो अर्थ होता है वो होता है, क्या होता है? इसका जो अर्थ होगा वो होता है आज्ञा या अनुमति। ये हमारा दोबारा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका अर्थ व्यक्त नहीं करता है? तो पहला ऑप्शन जो है वो छवि है, और दूसरा ऑप्शन दिया गया इज्जत, तीसरा दिया गया चमक, और चौथा क्या दिया गया है? आदेश। आपका जो अर्थ होता है वो होता है छवि, इज्जत और चमक। ये तीनों जो है वो आपके अर्थ में प्रयुक्त किए जाएंगे, लेकिन जो आदेश शब्द हमारा दिया गया है ये नहीं होगा। आदेश का अर्थ होता है अनुमति देना या आज्ञा देना, आदेश का होगा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा गया है ना, नहीं पूछा गया है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सबसे पहले हम लोग संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, भाव, स्थान आदि का बोध जिससे होता है उसे क्या कहते हैं? हम लोग संज्ञा कहते हैं। संज्ञा
कितने प्रकार की होती है, कोई भी बताए। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। पहला हमारा हो गया जातिवाचक संज्ञा। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। और दूसरा हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा हमारा हो गया समूहवाचक, जो कि हमसे पूछा गया है, समूहवाचक संज्ञा। और जो चौथा दिया गया है वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा जिसे हम बोलते हैं। और पांचवा हमारा हो गया भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक जिसे हम बोलते हैं। और एक हो गया हमारा भाववाचक। तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो समूह का मतलब होता है, जैसे समूह मतलब होता है कि कई लोग हों, किसी समूह का बोध हो। जैसे आर्मी में किसी एक लोग का तो हम बात नहीं करेंगे। आर्मी में जितने भी लोग होंगे, जितने भी हमारे सैनिक होते हैं, सभी उसी में आ गए, आर्मी में। और अगर हम सभा की बात करें तो सभा में केवल एक व्यक्ति होगा नहीं, वहाँ लोगों का समूह होगा ना। बहुत सारी सभा में बहुत सारे लोग होते हैं। और ताश में भी कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। तो यहाँ भी एक समूह का बात हो गया, समूह की वो होगी। अगर हम लोग बात करें कि अधिकारी, क्या हम लोग देखें, अगर हम लोग देखें कि अधिकारी, तो अधिकारी में भी बहुत सारे लोग आ गए। अगर वहाँ अधिकारी बैठे हैं तो एक ही, तो ये तो नहीं है ना एक ही लोग हैं, अधिकारी में बहुत सारे लोग। यहाँ भी एक समूह, मतलब ये जो हमारा ऑप्शन दिया गया है सभा, अधिकारी और ताश, ये तीनों तो हमारे हैं समूहवाचक, ठीक। लेकिन जो पर्वत दिया गया है ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? ये हमारी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। सीता गीत गाती है, ये कौन सा वाक्य है? सीता गीत गाती है, ये कौन सा वाक्य है? तो ये ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं सकर्मक, समापिका, अकर्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सकर्मक वाक्य, क्योंकि क्रिया का फल जो है वो किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है, ठीक। राइट आंसर होगा कौन सा होगा? सकर्मक वाक्य। कौन सा होगा? सकर्मक वाक्य, क्योंकि यहाँ क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। अगर हम सकर्मक की डिफिनेशन देखते हैं तो होगा जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल जो है वो कर्म पर पड़ता हो उसे क्या कहते हैं? हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। दोबारा हम लोग देखते हैं इसी परिभाषा। जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का जो फल है वो कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहेंगे? हम सकर्मक क्रिया कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? तो विशेषण की परिभाषा सबसे पहले हम लोग देखते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अच्छा, आप लोग कमेंट करके ये बताइएगा कि जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? क्या बताना है आप लोगों को? आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक। जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके, ठीक है। इसका देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो विशेषण बताइए आप लोग। ऑप्शंस पहले हम लोग देखते हैं। आसन, आश्रय, आसमानी और उत्कर्ष। आसन, आसमानी और उत्कर्ष, आश्रय। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा आसमानी। क्या होगा हमारा राइट आंसर? आसमानी, ऑप्शन नंबर सी होगा। आसन ये कोई विशेषता नहीं, आश्रय भी विशेषता नहीं, उत्कर्ष ये भी नहीं है। लेकिन जो हमारा आसमानी है ये किसी रंग को बता रहा है ना। ये जो मान लीजिए ये कपड़ा आसमानी है तो कपड़े की विशेषता क्या है? कि वो आसमानी रंग का है, आसमानी कलर का है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा बहुवचन है? अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि संस्कृत में कितने वचन होते हैं और हिंदी में कितने वचन होते हैं। आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन होंगे। एक हो गया हिंदी के, एक हमारा हो गया कि जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा ये हो गया कि हिंदी में कितने वचन है और संस्कृत में कितने वचन है, ठीक। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुवचन है। बहुवचन हमसे पूछा गया है। तो जनता, सामान और प्राण, माता। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा प्राण। प्राण जो होता है ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। जैसे ये तो हम कहेंगे नहीं प्राण निकल गया, हम ऐसे बोलते हैं ना प्राण निकल गए या प्राण पखेरु उड़ गए, तो ये हमारा बहुवचन में होगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है।
कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, जिससे स्त्री जाति का बोध हो। जिन सत्संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति या स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहेंगे स्त्रीवाचक या स्त्रीलिंग कहेंगे। तो दही, पानी, तिथि, हाथी, ये चारों में से कौन सा हमारा स्त्रीलिंग होगा? तो जो तिथि शब्द है ये हमारा हो गया स्त्रीलिंग, जबकि हाथी का हमारा राइट आंसर होगा वो तिथि होगा। तिथि क्या है हमारा स्त्रीलिंग है, और जो बाकी तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं ये क्या है, पुल्लिंग है। हाथी, पानी और दही हमारे पुल्लिंग है। आगे देखते हैं हम लोग, वर्तमान काल का भेद कौन सा नहीं है। वर्तमान काल का भेद कौन सा नहीं है, तो पहले आप लोग ये बताइए कि वर्तमान काल के भेद होते कितने हैं। तो पहले हम लोग इनके भेद के बारे में बात करते हैं कि कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से देखते हैं? पहला भेद हो गया इसका सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा हो गया तात्कालिक, तीसरा हो गया पूर्ण वर्तमान, और चौथा हमारा हो गया संदिग्ध, पांचवा हो गया संभाव्य। ठीक, तो इसमें पूछा गया है कि वर्तमान काल का भेद कौन सा नहीं है। तो हम लोग अभी देखें, सामान्य वर्तमान काल तो है, तात्कालिक भी है, आसन्न है कि नहीं है, पूर्ण भी है। तो आसन्न जो पूछा गया है, आसन्न वर्तमान काल, ये हमारे वर्तमान काल का पार्ट नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा क्या होगा, आसन्न वर्तमान काल। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? प्रत्यय कहाँ लगता है? पहले इसकी हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, परिभाषा, कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर दें उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यय कहेंगे। अगर उपसर्ग की हम बात करें तो उपसर्ग आगे लग जाएगा, क्या होगा, उपसर्ग आगे लग जाएगा। उपसर्ग आगे लग जाएगा तो इसका जो डिफिनेशन होगा वो ऐसे हो जाएगा कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में आगे लगकर जो उसके अर्थ में परिवर्तित कर दें उसे हम क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। तो प्रत्यय कहाँ लगता है, वो शब्दांश के कहाँ लगेंगे, अंत में लगते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से तत्भव शब्द कौन सा है। इसमें तत्भव पूछा गया हम लोगों से। दक्षिण, श्रृंग, खुजली और सयालक। तत्भव का मतलब होता है जो हम लोग आम भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे हम जो बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रयोग करते हैं वो हमारा तत्भव होगा। तत्सम होंगे जो संस्कृत के शब्द जो के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वो हमारा क्या हो गया, तत्सम हो गया। लेकिन हमसे तत्भव पूछा गया है तो श्रृंग, सयालक और दक्षिण ये तो हमारा तत्सम है, लेकिन जो खुजली है ये क्या है, हमारा तत्भव है। तो अब खुजली का तत्सम क्या होगा, तो खुजली का जो तत्सम है वो होगा खर्ज। क्या होगा, खर्ज। खुजली का तत्सम रूप क्या होगा, खर्ज होगा, और तत्भव तो खुजली है ही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। ऑप्शंस देखते हैं हम लोग, जोखिम उठाना, अपनी सुध खो देना, बहुत परेशान करना, खूब मारना पीटना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत परेशान करना। छाती पर मूंग दलना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत परेशान करना। महेश्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा, महेश्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा, ये होगा इसका ऑप्शन देखते हैं, महोधन ऐश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, महाऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाधन ऐश्वर्य। और इसमें अगर पूछी जाए संधि कौन सी है तो इसमें जो है वो वृद्धि स्वर संधि है। और वृद्धि स्वर संधि की पहचान क्या है, वृद्धि स्वर संधि की पहचान है कि इस पे जो होते हैं वो पहले या तीसरे शब्द, दूसरे या तीसरे शब्द पर, शब्द नहीं वर्ण पर 2 मात्राएं होंगी। ठीक, वृद्धि स्वर संधि में, जैसे यहाँ महेश्वरी में आप लोग देखिए, यहाँ पर दूसरा शब्द है, यहाँ आ गया ना महेश्वरी, यहाँ जो 2 मात्राएं होंगी। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे वहाँ कौन सा अलंकार होता है। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं हम लोग, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार और रूपक अलंकार। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यमक अलंकार। यमक अलंकार की ये परिभाषा दी गई है, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे वहाँ यमक अलंकार होता है।
हाथों हाथ में कौन सा समास है, हाथों हाथ में कौन सा समास है। अगर ऐसे दिया गया हो, अगर यहाँ पर दिया गया होता हाथ पैर माता पिता, तो ये हमारा कौन सा समास होता, बताइए आप लोग। यहाँ हमारा होता द्वंद्व समास, लेकिन हमसे विपरीत शब्द नहीं दिए गए हैं, सेम सेम शब्द दिए गए हैं, ठीक है, सेम सेम शब्द दिए गए हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास की परिभाषा हम लोग देखते हैं। जिस समास का पहला पद हम लोग जिसे पूर्व पद ही कहा जाता है, पहला पद ही कहो या पूर्व पद कहो एक ही बात है, अव्यय हो तथा प्रधान हो से क्या कहेंगे हम, अव्ययीभाव समास कहेंगे। और अव्ययीभाव समास की एक पहचान तो ये हो गई कि अगर हमारा दिया गया होगा, अरे सेम सेम दिया हो, जैसे रातों रात, ठीक, मतलब विपरीत ना हो, बाद में जैसे रात है तो दिन ना दिया गया हो, माता पिता ना हो, केवल सेम सेम शब्द ही हो, जैसे रात है तो रात ही रात हो, दिन ही दिन हो, ऐसा दिया गया हो, तब तो हमारा तब अव्ययीभाव समास होगा, ठीक। और अगर आगे उपसर्ग लगे हों, जैसे हो गया प्रतिदिन, यथासंभव, अगर ऐसे शब्द दिए गए हों जिसमें आगे उपसर्ग लगे हों, तो वो भी हमारा क्या होगा, अव्ययीभाव समास का उदाहरण होगा। क्या होगा, अव्ययीभाव समास का उदाहरण होगा, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, शिक्षा का चरम लक्ष्य है, शिक्षा का चरम लक्ष्य क्या है, शिक्षा का चरम लक्ष्य जाहिर सी बात है बालक का सर्वांगीण विकास करना होगा, जिसमें उसका नैतिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, और संवेगों का उनके विकास हो, इन सब का विकास हो। तो इन सबको बार बार कहने से अच्छा उनका सर्वांगीण विकास हम लोग बोल दें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो शिक्षा का जो चरम लक्ष्य है वो क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास करना, ठीक है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य साधन, श्रव्य दृश्य साधन, श्रव्य दृश्य मतलब जिसे हम देख भी सके और सुन भी सके, ऐसा साधन हो, ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो जो देख भी सके बच्चा और उसे सुन भी सके, ठीक है। तो ग्रामोफोन, ग्लोब, वीडियो और चित्र। तो ग्रामोफोन में क्या होता है, ग्रामोफोन में तो हम सुनेंगे, ठीक, ग्रामोफोन में केवल सुनाई तो देगा, ग्लोब को हम देखेंगे, चित्र को भी देखते हैं, लेकिन वीडियो हमारा एक ऐसा है जिसमें हम देखते भी हैं चित्र को और प्लस हमें आवाज़ भी सुनाई देती है, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, श्रव्य दृश्य साधन हो गए, जैसे वीडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर, ये सारे क्या हो गए, श्रव्य दृश्य साधन है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वीडियो। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा पठन दोष नहीं है, इसमें पठन दोष पूछा गया, पढ़ते समय शब्द पर उंगली रखने की आदत, पढ़ते समय सिर को इधर उधर ना घुमाना, मौन पाठ करते समय शब्दों को बोलना, पढ़ते समय बार बार वाक्य के प्रारंभ पर लौटना, इसमें पठन दोष नहीं पूछा गया है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा, उसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, पढ़ते समय सिर को इधर उधर ना घुमाना, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। यांत्रिक पठन केवल मुद्रित सामग्री को उगलना मात्र है, ये किसका कथन है, यांत्रिक पठन केवल मुद्रित सामग्री को उगलना मात्र है, यह कथन किसका है। तो ये अभी जब हम कल CDP का प्रैक्टिस सेट करवाए थे उसमें भी आप लोगों को बताए थे कि कथन वाले जो क्वेश्चन हैं वो हमारे एग्जाम से बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को कथन वाले क्वेश्चंस और जो पुस्तक के नाम होते हैं CDP में भी और इसमें भी आता है, हिंदी में भी, हिंदी में साहित्य का तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन CDP में बाल विकास में भी आप लोगों को पुस्तक के नाम और जो मनोवैज्ञानिक के कथन के नाम है उन्हें, कथन जो है उन्हें आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। यहाँ दिया गया है, यांत्रिक पठन केवल मुद्रित सामग्री को उगलना मात्र, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बेलार्ड का कथन। यह कथन किसका है, बेलार्ड का है, किसका कथन है, बेलार्ड का है। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट था यहीं तक था। अगर आप लोग कल की वीडियो ना देखे हों तो उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर कल वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने CDP का प्रैक्टिस सेट करवाया था। तो और एक बात और, आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें और यह ज़रूर बताएं कि
कैसा लगा आपको, और कोई अगर और सुधारने वाला कुछ हो तो भी बताइएगा, हम ज़रूर उसमें सुधार करेंगे। क्योंकि अभी हम ये मेरी दूसरी वीडियो है, एक वीडियो मैंने कल बनाई थी और एक आज बनाई है। तो ठीक है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।